नमस्कार दोस्तों, RDGS क्लासेस में आपका स्वागत है। NCERT 360 डिग्री हम पढ़ रहे हैं। आज हम लोग NCERT 360 डिग्री क्लास 11th का अध्याय 6 पढ़ेंगे। NCERT 360 डिग्री क्लास 6 से 12 और 7, क्लास 11 अध्याय 6, अध्याय 6 रोजगार समृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे। मेरी आपत्ति मशीन से नहीं, मशीन के प्रति सनक को लेकर है। इसी सनक का नाम श्रम का बचत करने वाली मशीनें हैं। हम उस सीमा तक श्रम की बचत करते जाएंगे जब तक कि हजारों लोग बेरोजगार होकर भूखों मरने के लिए सड़कों पर नहीं फेंक दिए जाते। ये विचार किनका है? महात्मा गांधी। लोग बेरोजगारी दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य करते हैं? खेतों में, कारखानों में, बैंकों और दुकानों में। उपर्युक्त में से सभी। आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। बुनाई, फीते बनाना या हस्तकलाओं जैसे पारंपरिक कामों के अलावा और कौन सा काम घर से करना अब संभव हो गया है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रोग्राम, कृषि, ए और बी दोनों। आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। बुनाई, फीते बनाना या हस्तकलाओं जैसे पारंपरिक कामों के अलावा और कौन सा काम घर से करना अब संभव हो गया है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रोग्राम और कृषि। प्रौद्योगिकी परिवर्तनों ने गांव के घर में ही संभव बना दिया है। औद्योगिक उत्पादन। आंसर ए हो जाएगा, औद्योगिक उत्पादन। व्यक्ति कार्य क्यों करते हैं? कार्य की हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लोग आजीविका के लिए कार्य करते हैं। किसी कार्य से जुड़ा रहना हमें अपनी सार्थकता की अनुभूति प्रदान करता है। इसी के माध्यम से हम अन्य व्यक्तियों से सही अर्थों में संपर्क स्थापित करते हैं। प्रत्येक कार्यरत व्यक्ति सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आय में योगदान करता है। इसी के माध्यम से वह विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में भाग लेकर देश के आर्थिक विकास में हिस्सेदार बनता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी सत्य है। आंसर डी उपयुक्त में से सभी। नीचे दिए गए कथन और कारण को पढ़ें। कथन: हम केवल अपने लिए काम नहीं करते, कारण अपने ऊपर निर्भर व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करके भी उपलब्धि का अनुभव करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सही है? आंसर सी हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सत्य और कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है। हमें देश में रोजगार की प्रकृति और गुणवत्ता के विषय में एक गहरी अंतर्दृष्टि कैसे प्राप्त होती है? आंसर बी हो जाएगा। कार्य कर रहे व्यक्तियों के अध्ययन से। हमें देश में रोजगार की प्रकृति और गुणवत्ता के विषय में एक गहरी अंतर्दृष्टि कैसे प्राप्त होती है? कार्य कर रहे व्यक्तियों के अध्ययन से। हमें अपने मानवीय संसाधनों को जानने और उनके उपयुक्त प्रयोग की योजनाएं बनाने में भी सहायता कैसे मिलती है? कार्य कर रहे व्यक्तियों के अध्ययन से। कार्य कर रहे व्यक्तियों के अध्ययन से हमें देश में रोजगार की प्रकृति और गुणवत्ता के विषय में एक गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। हमें अपने मानवीय संसाधनों को जानने और उनके उपयुक्त प्रयोग की योजनाएं बनाने में भी
सहायता मिलती है। इससे विभिन्न उद्योगों तथा क्षेत्रकों के राष्ट्रीय आय में योगदान का विश्लेषण करने में भी सहायता मिलती है। ये समाज के सीमांत वर्गों, बाल श्रमिकों आदि के शोषण की समस्याओं का निदान करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर डी, उपयुक्त में से सभी सही है। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। आंसर बी हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निर्यात के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है और आयात का मूल्य प्राप्त होता है। देश का निव्वल अर्जन धनात्मक हो सकता है। देश का निव्वल अर्जन केवल ऋणात्मक हो सकता है। देश का निव्वल अर्जन शून्य हो सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो केवल 1 और 3। 1 और 3 सही है, बाकी जो 1 और 3 गलत है, बाकी जो सही उसको पढ़ते हैं। देश का निव्वल अर्जन धनात्मक हो सकता है, देश का निव्वल अर्जन शून्य हो सकता है। यही दो सत्य है। देश का निव्वल अर्जन धनात्मक हो सकता है और देश का निव्वल अर्जन शून्य हो सकता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाले सभी क्रियाकलापों को क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं। आंसर बी हो जाएगा, आर्थिक क्रियाएं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं से संलग्न होते हैं श्रमिक कहलाते हैं, चाहे वे उच्च या निम्न किसी भी स्तर पर कार्य कर रहे हों। भारत में रोजगार की प्रकृति बहुमुखी है। कुछ लोगों को वर्ष भर रोजगार प्राप्त होता है तो कुछ लोग वर्ष में कुछ महीने ही रोजगार पाते हैं। अधिकांश मजदूरों को अपने कार्य की उचित मजदूरी नहीं मिल पाती है। वैसे श्रमिकों की संख्या का अनुमान लगाते समय जितने भी व्यक्ति आर्थिक क्रियाओं में लगे होते हैं उन सब को रोजगार में लगे लोगों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर डी, इनमें से कोई नहीं, सभी सत्य है। वर्ष 2023-24 में भारत की कुल श्रम शक्ति का आकार लगभग कितना आंका गया था? 593 मिलियन। आंसर भी हो जाएगा, 593 मिलियन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश के अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, इसीलिए ग्रामीण श्रमबल का अनुपात भी शहरी श्रमबल से कहीं अधिक है। 593 मिलियन श्रमिकों में लगभग 2/3 श्रमिक ग्रामीण हैं। भारत में श्रम शक्ति में पुरुषों की बहुलता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? आंसर डी, उपयुक्त में से सभी सत्य है। श्रम बल में लगभग कितना प्रतिशत पुरुष है? 70%। आंसर सी हो जाएगा, 70। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्रामीण क्षेत्र में महिला श्रमिक कुल श्रम बल का 1/3 है। शहरी क्षेत्र में महिला श्रमिक कुल श्रम बल का 20% ही भागीदार हैं। महिलाओं को नकद या अनाज के रूप में मजदूरी नहीं मिलती। कितने ही मामलों में तो कुछ भी भुगतान नहीं किया जाता। अर्थशास्त्रियों का आग्रह है कि घरेलू कामकाजी महिलाओं को भी श्रमिक ही माना जाना चाहिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर सी, 1, 2, 3, 4 सभी सत्य है। दिए गए कथन पर विचार करें। श्रमिक जनसंख्या अनुपात, जिसका प्रयोग देश में रोजगार की स्थिति के विश्लेषण के लिए सूचक के रूप में किया जाता है। श्रमिक जनसंख्या यह जानने में सहायक है कि जनसंख्या का कितना अनुपात वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। श्रमिक जनसंख्या यदि यह अनुपात अधिक है तो इसका तात्पर्य है जनता की
काम में भागीदारी अधिक होगी। श्रमिक जनसंख्या, यदि यह अनुपात मध्यम या कम हो तो इसका अर्थ होगा कि देश की जनसंख्या का बहुत अधिक अनुपात प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं में संलग्न नहीं है। उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य है? आंसर डी, इनमें से कोई नहीं, सभी सत्य है। जनसंख्या शब्द का अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में किसी समय विशेष पर रह रहे व्यक्तियों की कुल संख्या से है। आंसर बी हो जाएगा, रह रहे व्यक्तियों। जनसंख्या शब्द का अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में किसी समय विशेष पर रह रहे व्यक्तियों की कुल संख्या से है। यदि भारत के श्रमिक जनसंख्या अनुपात का आकलन करना चाहें तो हमें भारत में कार्य कर रहे सभी श्रमिकों की संख्या को देश की जनसंख्या से भाग कर उसे 100 से गुणा करना होगा। आंसर ये हो जाएगा, भाग कर उसे 100 से गुणा करना। यदि भारत के श्रमिक जनसंख्या अनुपात का आकलन करना चाहें तो हमें भारत में कार्य कर रहे सभी श्रमिकों की संख्या को देश की जनसंख्या से भाग कर उसे 100 से गुणा करना होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लोगों की भागीदारी के विभिन्न स्तरों को स्पष्ट कर रही है। भारत में प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से लगभग 35 श्रमिक हैं। भारत के शहरी क्षेत्र में प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से लगभग 34 श्रमिक हैं, जबकि ग्रामीण भारत में यह अनुपात लगभग 35 है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर डी, उपयुक्त में से सभी सत्य है। आर्थिक क्रिया में भागीदारी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर क्यों है? ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च आय के अवसर सीमित हैं, इसी कारण रोजगार बाजार में उनकी भागीदारी अधिक है। अधिकांश व्यक्ति स्कूल, महाविद्यालय या किसी प्रशिक्षण संस्थान में नहीं जा पाते। यदि कुछ जाते भी हैं तो वे बीच में ही छोड़कर श्रम शक्ति में शामिल हो जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में एक बड़ा भाग विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययन कर सकने में सक्षम है। शहरी जन समुदाय को रोजगार के भी विविधतापूर्ण अवसर सुलभ हो जाते हैं। वे अपनी शिक्षा और योग्यता के अनुरूप रोजगार की तलाश में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग घर पर नहीं बैठ सकते क्योंकि उनकी आर्थिक दशा उन्हें ऐसा नहीं करने देती। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर डी, उपयुक्त में से सभी सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शहरी और ग्रामीण दोनों ही वर्गों में पुरुषों की श्रम शक्ति भागीदारी महिलाओं की तुलना में अधिक है। शहरी क्षेत्रों में तो पुरुष और महिला भागीदारी का अंतर बहुत ही बड़ा है। महिलाएं सामान्य और विशेष रूप से शहरों में काम क्यों नहीं कर रही हैं? यह बात देखने में आई है कि जहां कहीं भी पुरुष पर्याप्त रूप से उच्च आय अर्जित करने में सफल रहते हैं, परिवार की महिलाओं को घर से बाहर रोजगार प्राप्त करने से प्रायः निरुत्साहित किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर डी, इनमें से कोई नहीं, सभी सत्य है। दिए कथन और कारण को ध्यान से पढ़ें और उस पर विचार करें। कथन: महिलाओं द्वारा की जाने वाली घरेलू गतिविधियों को आर्थिक या उत्पादन कार्य ही नहीं माना जाता है। कारण: कार्य या रोजगार की यह संकीर्ण परिभाषा देश में महिला वर्ग की श्रम बल में भागीदारी को नहीं मानती तथा इसलिए देश में महिला श्रमिकों की संख्या को कम आंका जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? आंसर बी हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन का सही व्याख्या करता है। घर के भीतर और खेतों में महिलाएं कितने ऐसे काम करती हैं जिनका उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता है? आंसर सी, कोई भुगतान नहीं किया जाता है। घर के भीतर और खेतों में महिलाएं कितने ऐसे काम करती हैं जिनका उन्हें
कोई भुगतान नहीं किया जाता है। यदि किसी उद्यम में श्रमिक के स्तर या पद की जानकारी मिल सके तो निश्चय ही देश में रोजगार के गुणवत्ता के आयामों की जानकारी प्राप्त करना संभव होगा। आंसर बी हो जाएगा स्तर या पद। श्रमिकों के स्तर या पद की जानकारी मिल सके तो निश्चय ही देश में रोजगार के गुणवत्ता के आयामों की जानकारी प्राप्त करना संभव होगा। इससे हम यह भी जान सकेंगे कि श्रमिक का अपने काम से कितना लगाव है, अपने सहकर्मियों तथा उद्यम के प्रति उसके अधिकार क्या हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? आंसर सी हो जाएगा 1, 2 और 3 सभी सत्य है। भारत का लगभग कितना श्रम बल स्वनियोजित श्रेणी में आता है? 50%। आंसर ए हो जाएगा 50%। निम्नलिखित को सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1, सूची 2। उद्यम के स्वामी और संचालक स्वनियोजित, निर्माण मजदूर अनियत मजदूरी। किसी श्रमिक को कोई व्यक्ति या उद्यम नियमित रूप से काम पर रखे उसे वेतन देता है, नियमित वेतन भोगी कर्मचारी। आंसर सी हो जाएगा। भारत में अनियत मजदूरी करने वाले कुल श्रम बल के कितना प्रतिशत है? 25। आंसर ये हो जाएगा 25। स्वरोजगार से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करें। भारत में पुरुष और महिला श्रमिकों के 50% से अधिक तो स्वरोजगारी वर्ग में ही आते हैं। स्वरोजगार ही देश की आजीविका का सबसे प्रमुख स्रोत है। अनियत मजदूरी कार्य पुरुषों और महिलाओं के लिए रोजगार का दूसरा प्रमुख स्रोत है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर डी, उपयुक्त में से सभी सत्य है। देश के कितने प्रतिशत पुरुष नियमित वेतन भोगी हैं? 23। आंसर सी हो जाएगा 23%। देश के कितने प्रतिशत महिला नियमित वेतन भोगी हैं? 21। आंसर भी हो जाएगा 21। दिए कथन और कारण को ध्यान से पढ़ें और सही उत्तर दें। कथन: अनियत मजदूरी पाने वाले श्रमिक स्वनियोजित तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है। कारण: शहरों में स्वनियोजित और नियमित वेतन वाले रोजगार की संख्या अधिक है। गांव में अधिकांश ग्रामीण अपनी जमीन के टुकड़ों पर निर्भर हैं। उपयुक्त में से सही विकल्प का चयन करें। आंसर सी हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है। गांव में अधिकांश ग्रामीण निर्भर हैं अपनी जमीन के टुकड़ों पर। आंसर डी हो जाएगा अपनी जमीन के टुकड़ों पर। गांव में अधिकांश ग्रामीण निर्भर है अपनी जमीन के टुकड़ों पर। दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गांव में अधिकांश ग्रामीण अपनी जमीन के टुकड़ों पर निर्भर हैं जो स्वतंत्र रूप से खेती करते हैं, अतः स्वनियोजन में उनकी भागीदारी अधिक है। शहरी क्षेत्रों में काम का स्वरूप भी अलग होता है। हर व्यक्ति कारखाना, दुकान और कार्यालयों का संचालक नहीं हो सकता है। शहरी उद्यमों में नियमित रूप से श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उपयुक्त में से सही विकल्प का चयन करें। आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है। दिए कथन और कारण पर विचार करें। कथन: मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में प्रवासन करते हैं। कारण: देश के आर्थिक विकास क्रम में श्रम शक्ति का कृषि तथा अन्य संबंधित क्रियाकलापों से उद्योगों और सेवाओं की ओर प्रवाह होता है। उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सही है? आंसर सी, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है।
सामान्यतया आर्थिक क्रियाओं को विभिन्न औद्योगिक वर्गों में विभाजित करते हैं। कृषि, विनिर्माण, निर्माण कार्य, उपयुक्त में से सभी। आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। कौन सा आर्थिक क्रिया प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? कृषि, खनन, विद्युत, उत्खनन। आंसर सी हो जाएगा, विद्युत। कौन सा आर्थिक क्रिया प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो विद्युत। बाकी कृषि, खनन, उत्खनन, कृषि, खनन और उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा आर्थिक क्रिया द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो वाणिज्य। जलापूर्ति, निर्माण कार्य और गैस, ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है वाणिज्य। आंसर डी हो जाएगा, वाणिज्य। कौन सा आर्थिक क्रिया तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? विनिर्माण। भारत में अधिकांश श्रमिक के रोजगार का स्रोत है प्राथमिक क्षेत्रक। भारत में अधिकांश श्रमिक के रोजगार का स्रोत है प्राथमिक क्षेत्रक। आंसर ये हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक। लगभग कितना प्रतिशत शहरी श्रमिक सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं? 60। लगभग कितना प्रतिशत शहरी श्रमिक द्वितीयक क्षेत्र में नियोजित हैं? 1/3। प्राथमिक क्षेत्र में पुरुष और महिला दोनों ही प्रकार के श्रमिक संकेंद्रित हैं, पर वहाँ महिलाओं का संकेंद्रण बहुत अधिक है। आंसर ये हो जाएगा, महिलाओं का। निम्न में से कौन विकास सूचक है? रोजगार, समृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद। आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। निम्न में से कौन विकास सूचक है? रोजगार, समृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद दोनों हो जाएगा। 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में अन्य चिंताजनक घटनाक्रम की ओर भी इंगित कर रहा है। ये निम्न में से हैं। रोजगार वृद्धि दर कम होकर उसी स्तर पर पहुंच गई जहां से योजना काल के प्रारंभिक चरणों में थी। इन्हीं वर्षों के दौरान हम सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार की वृद्धि दरों के बीच काफ़ी बड़ा अंतर पाते हैं। हम भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के बिना ही अधिक वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करने में समक्ष रहे हैं। इस परिघटना को विद्वान रोजगारहीन समृद्धि का नाम दे रहे हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर डी, उपयुक्त में से सभी सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत कृषि प्रधान देश है। जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में बसा है और यह अपनी मुख्य आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत सहित अनेक देशों के विकास रणनीतियों का ध्येय कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात को कम करना रहा है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो आंसर सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। औद्योगिक क्षेत्रों के आधार पर श्रम बल का वितरण यह दिखाता है कि श्रम बल कृषि कार्यों से हटकर गैर कृषि कार्यों की ओर बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। 1972 से 73 में प्राथमिक क्षेत्र में 74% श्रम बल लगा था। वहीं 2011-12 में यह अनुपात घटकर 50% रह गया है। द्वितीयक और सेवा क्षेत्र भारत के श्रम बल के लिए आशावादी भविष्य का संकेत दे रहे हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर डी, उपयुक्त में से सभी सत्य है। नीचे कथन कान दिया गया है, उस पर विचार करें। कथन: पिछले 5 दशकों 1972 से 2018 में लोग स्वरोजगार और नियमित वेतन रोजगार से हटकर अनियत श्रम की ओर बढ़ रहे हैं। कारण: स्वरोजगार रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। आंसर सी हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण कथन का सही व्याख्या नहीं है। भारतीय श्रम बल का अनौपचारिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
स्वतंत्रता के बाद से विकास योजनाओं का एक ध्येय जन सामान्य के लिए सम्मानपूर्ण आजीविका का प्रबंध सुनिश्चित करना भी बताया गया है। यह कहा गया था कि औद्योगिकरण की रणनीति कृषि से अतिरिक्त श्रमिकों को उद्योगों में आकर्षित कर उन्हें विकसित देशों की भांति उच्च जीवन स्तर सुलभ कराएगी। योजनाबद्ध विकास के 70 वर्षों बाद भी देश वे श्रम बल के आधे से अधिक सदस्यों के लिए कृषि ही रोजी रोटी का प्रमुख साधन बनी हुई है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर डी उपयुक्त में से सभी सत्य है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनें। निजी क्षेत्रक में कार्य करने वाला व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्रक में उसी काम को करने वाले से कम वेतन पाता है। भारत के सकल श्रम बल के बहुत छोटे से वर्ग को ही नियमित आय मिल पा रही है। सरकार श्रम कानूनों के द्वारा उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने में समर्थ बनाती है। यही वर्ग श्रमिक संघों को गठित कर रोजगारदाताओं से बेहतर मजदूरी और अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों के लिए सौदेबाजी भी करता है। आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी सही है। हम श्रम बल को कितने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं? औपचारिक, अनौपचारिक। आंसर सी हो जाएगा ए और बी दोनों। हम श्रम बल को कितने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं? औपचारिक, अनौपचारिक दोनों हो जाएगा। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं सार्वजनिक क्षेत्रक प्रतिष्ठान, 10 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले निजी क्षेत्रक प्रतिष्ठान। आंसर सी ए और बी दोनों। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं सार्वजनिक क्षेत्रक प्रतिष्ठान, 10 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले निजी क्षेत्रक प्रतिष्ठान दोनों सही है। अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत इनमें से कौन आते हैं? करोड़ों किसान तथा कृषि श्रमिक, छोटे छोटे काम धंधे चलाने वाले और उनके कर्मचारी तथा सभी स्वनियोजित व्यक्ति। इसमें सभी गैर कृषि दैनिक वेतनभोगी मजदूर जैसे विनिर्माण मजदूर तथा सिर पर बोझा ढोने वाले मजदूर जो एक से अधिक नियोक्ता के लिए कार्य करते हैं, उन्हें भी शामिल किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी सही है। दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों कमाई असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों से अधिक होती है। विकास योजनाओं में सैद्धांतिक रूप से यह माना गया था कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगी, अधिकाधिक श्रमिक और औपचारिक क्षेत्रक में सम्मिलित होते जाएंगे और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों का अनुपात बहुत कम रह जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर डी इनमें से कोई नहीं, सभी सत्य है। उन्नीस 1970 के दशक के अंत में भारत सहित अनेक विकासशील देशों ने पाया कि औपचारिक क्षेत्रक में रोजगार वृद्धि नहीं हो पा रही, इसीलिए उन्होंने अनौपचारिक क्षेत्रक पर ध्यान देना आरंभ किया। आंसर ये हो जाएगा अनौपचारिक क्षेत्रक। अनौपचारिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? इनका आय नियमित होती है, ये असत्य है। अनौपचारिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? तो इनका आय नियमित होती है, ये असत्य है। बाकी कौन जो सत्य है उसको पढ़ते हैं। इनका सरकार से संरक्षण प्राप्त नहीं है, श्रमिकों को बिना क्षति पूर्ति के ही काम से निकाल दिया जाता है, ये किसी प्रकार के लेखा खाते भी नहीं रखते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनौपचारिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी पुरानी हो चुकी है। इस क्षेत्र के श्रमिक प्रायः गंदी बस्तियों में तथा झुग्गियों में रहते हैं। कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्र के आधुनिकीकरण और इस क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का प्रावधान किया है।
उपयुक्त में से कौन सा सही है? आंसर डी, उपयुक्त में से सभी सही है। राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण संगठन को अब किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आंसर भी हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अर्थशास्त्री उसे बेरोजगार कहते हैं जो आधे दिन की अवधि में 1 घंटे का रोजगार भी नहीं पा सकता। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े के 3 स्रोत हैं। भारत के कृषि में फैली बेरोजगारी को अर्थशास्त्री प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। 1950 के दशक के अंत में किए गए एक अध्ययन के द्वारा भारत में 1/3 कृषि श्रमिकों को प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार दिखाया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े के स्रोत हैं। भारत की जनगणना रिपोर्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रोजगार और बेरोजगारी की अवस्था संबंधी रिपोर्ट, PLFS की वार्षिक रिपोर्ट, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आंकड़े। निम्नलिखित को कूट के सहायता से सही उत्तर चुनें। आंसर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। जब खेत में काम नहीं होता है तो लोग शहर की ओर जाते हैं और काम खोजते हैं। ऐसी बेरोजगारी की अवस्था को कौन सा बेरोजगारी कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी। आंसर डी हो जाएगा, मौसमी बेरोजगारी। नीचे कथन और कथन दिया गया है, इसे ध्यान से पढ़ें और इस पर विचार करें। कथन, भारत में व्यक्ति बहुत लंबे समय तक पूर्णतः बेरोजगार नहीं बैठ रहे। कथन, भारत में व्यक्ति बहुत लंबे समय तक पूर्णतः बेरोजगार नहीं बैठ रह पाते हैं, कारण उनकी आर्थिक दशा इतनी निराशाजनक होती है कि कोई भी काम स्वीकार करना पड़ जाता है। उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सही है? आंसर सी, कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन का सही सही व्याख्या भी करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन्हें नौकरी की आवश्यकता है उनके लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए सरकार द्वारा संचालित अनेक उपायों में से एक है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। आंसर ये हो जाएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन्हें नौकरी की आवश्यकता है उनके लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए सरकार द्वारा संचालित अनेक उपायों में से एक है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से संघीय और राज्य सरकारें रोजगार सृजन हेतु अवसरों की रचना करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही हैं। इनके प्रयासों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रथम श्रेणी में सरकार अपने विभिन्न विभागों में प्रशासकीय कार्यों के लिए नियुक्तियां करती है। सरकार अनेक उद्योग, होटल और परिवहन कंपनियां भी चला रही हैं। जब सरकारी उद्योगों में उत्पादन स्तर में वृद्धि होती है तो अप्रत्यक्ष रोजगार में अवसरों का सृजन होता है। उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सही है? तो आंसर ये हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। सरकारों द्वारा गरीबी निवारण के लिए चलाए जा रहे अनेक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी रोजगार सृजन के माध्यम से ही होता है। आंसर बी हो जाएगा, रोजगार सृजन। सरकारों द्वारा गरीबी निवारण के लिए चलाए जा रहे अनेक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी रोजगार सृजन के माध्यम से ही होता है। रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराए जाते हैं प्राथमिक
रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराए जाते हैं। प्राथमिक जन स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा पोषण, ग्रामीण आवास, ग्रामीण जलापूर्ति, लोगों की आय, रोजगार सृजन करने वाली परिसंपत्तियां खरीदने में सहायता। उपयुक्त में से सभी, आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। प्रत्यक्ष रोजगार के अंतर्गत आते हैं सरकारी उद्योग, सरकारी परिवहन, सरकारी कंपनियां। उपयुक्त में से सभी, आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। प्रत्यक्ष रोजगार के अंतर्गत आते हैं सरकारी उद्योग, सरकारी परिवहन, सरकारी कंपनियां। सभी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। कार्य की आउटसोर्सिंग एक सामान्य बात हो गई है। इसका तात्पर्य यह है कि एक बड़ी फर्म के लिए यह लाभप्रद है कि वह दूसरे विशिष्ट विभागों को बंद कर छोटे उद्यमियों को बड़े पैमाने पर छोटे छोटे रोजगार उपलब्ध कराए। आंसर सी हो जाएगा। कार्य की आउटसोर्सिंग एक जन सामान्य बात हो गई है। इसका तात्पर्य यह है कि एक बड़ी फर्म के लिए यह लाभप्रद है कि वह दूसरे विशिष्ट विभागों को बंद कर छोटे उद्यमियों को बड़े पैमाने पर छोटे छोटे रोजगार उपलब्ध कराए।